नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, द कोर्ट फीस एक्ट 1870। इसमें केवल जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं या लीगल प्रोफेशन में हैं या उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, बस उन्हीं लोगों के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, कोर्ट फीस एक्ट 1870। मैं बहुत ज़्यादा एलेबोरेटली इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसका एक एड वैलोरम कोर्ट फ़ी है, उसके कैलकुलेशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। कुछ लोगों का कंसेप्ट कुछ अलग है, कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का गलत नहीं कर सकते हैं, बट दे आर ऑल्सो राइट टू सम एक्सटेंट। तो मैं वही आज कैलकुलेशन के बारे में क्लियर करना चाह रहा हूँ, कंसेप्ट जो मैंने सीखा है कुछ लोगों से, अपने सीनियर से। आई वांट टू शेयर इट. Before that, I want to explain about the Court Fees Act 1870. Some points, some important points जो relevant है, मैं वो चाहता हूँ आप लोगों को कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप लोग जानते होंगे, बट दो आई वांट टू शेयर। जैसे कोर्ट फीस एक्ट 1 अप्रैल 1870 को ये लागू हुआ था, और इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड द रियलाइजेशन ऑफ कोर्ट फी। कोर्ट फीस एक्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्पस है। द एक्ट इज़ टू सिक्योर रेवेन्यू फॉर द स्टेट के लिए रेवेन्यू सिक्योर करना इसका पर्पस है। एंड हम लोग सोचेंगे कि ये टैक्स होगा, नहीं, ये टैक्स नहीं है। द कोर्ट फी इज़ नॉट अ टैक्स। ये हमारे एक केस है, सेक्रेटरी वर्सेस जेनिथ लैंप एंड इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 1973 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें ये जजमेंट दिया गया था कि द कोर्ट फी इज़ नॉट अ टैक्स। और द कोर्ट फीस एक्ट 1870 का सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 7। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ फीस पेएबल इन सर्टेन सूट्स। कोर्ट फी का जो कंप्यूटेशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो सेक्शन 7 में दिया गया है। इट इज़ वेरी क्लियर इन सेक्शन 7। अगर हम जानना चाहते हैं कि कोर्ट फी का कैलकुलेशन किस बेसिस पर होता है, देन वी हैव टू गो थ्रू सेक्शन 7 प्रॉपरली। तो उसको जानने के लिए हमको सेक्शन 7 में जानना होगा कि बेस क्या है कंप्यूटेशन का। कैलकुलेशन तो अलग चीज़ है जब जानेंगे कि कैलकुलेशन, बट बेस, उसका फाउंडेशन, किस बेसिस पर हम करेंगे, आखिर वैल्यू क्या होगा उसका, किस वैल्यू के बेसिस पर हम करते हैं कंप्यूटेशन। तो जैसे मनी सूट है, तो मनी सूट में जो अमाउंट क्लेम करते हैं पार्टीज, दैट विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली। ओके। जैसे मेंटेनेंस एंड एन्युइटीज़ है, इसका अगर है तो कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। सूट का वैल्यूएशन कैसे होगा, उसके सब्जेक्ट मैटर पर। नाउ कम टू द डिक्लेरेटरी डिक्री एंड कंसेक्वेंशियल रिलीफ फॉर एन इंजंक्शन फॉर मूवेबल प्रॉपर्टीज हैविंग नो मार्केट वैल्यू। ओके, ये सब का कैसे होगा, इसमें इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ जो ये कर दिया वैल्यूएशन, जो अमाउंट उसमें रिलीफ साउट किया और जो अमाउंट वो डाल दिया वैल्यूएशन, इट विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली। जनरली यही होता है, बट प्लेंटिफ अगर एक्सेसिवली लो या हाई ऐसा कर देता है, मतलब दैट मीन्स कि विमिजिकल और रेडिकुलस फिगर अगर देता है किसी केस में,
the court can reject such valuation. ओके, प्लेंटिफ तो देगा, बट अगर वो कोर्ट को ऐसा फील होता है कि दैट इज विमिजिकल एंड रेडिकुलस एंड नॉट प्रॉपर, वैल्यूएशन अगर प्रॉपर नहीं है, देन दे कैन रिजेक्ट द सूट, दैट वैल्यूएशन, नॉट सूट, दैट वैल्यूएशन दे कैन रिजेक्ट. इसमें भी एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, अब्दुल हामिद शमाई वर्सेस अब्दुल माजिद का 1988 का केस है. एक और केस है मिशर्स कॉमर्शियल एविएशन एंड ट्रेवल कंपनी वर्सेस मिसेस विमला पन्नालाल. ये भी सुप्रीम कोर्ट का 1988 का ही केस है. दोनों में ऐसा फाइंड आउट किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर विमिजिकल रेडिकुलस फिगर अगर प्लेंटिफ देता है, ऐसा वैल्यू देता है सूट में, तो कोर्ट हैज़ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन टू रिजेक्ट इट, वैल्यूएशन को रिजेक्ट कर सकते हैं. एंड फॉर डिटरमाइनिंग द कोर्ट फी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिलीफ इज रेलिवेंट. कोर्ट फी के वैल्यूएशन के लिए सब्जेक्ट मैटर जो है ज़्यादा रेलिवेंट है. वैल्यूएशन ऑफ सूट एट द लोअर सम इज कंप्लीटली वैलिड. ये तो रही कुछ फैक्ट्स कोर्ट फीस एक्ट 1870 का. अब हम आते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे. हमने जो सीखा है, आई वॉन्ट टू शेयर इट एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. आप लोगों को आई थिंक कि इसमें बहुत अच्छा ये रहेगा. तो एड वैलोरम कोर्ट फी, एट फर्स्ट हमें जानना है कि है क्या, व्हाट इज़ एड वैलोरम कोर्ट फी. तो एक चीज़ पहले हम लोग जान लेते हैं कि एड वैलोरम का मतलब ये नहीं है कि वो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग हम वैल्यूएशन करेंगे. That is not synonymous to market value. Rather, in proportion to the value or reasonable value. Ad valorem valuation is not based on actual market value. मार्केट वैल्यू अगर बहुत एक्सेसिव ज़्यादा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लेंटिफ जो है वही दे. एक रीजनेबल वैल्यू दे कैन गिव. इसलिए हम लोग को ये ध्यान में रखना है, एड वैलोरम इट इज़ नॉट अ सिनोनिमस ऑफ मार्केट वैल्यू. एड वैलोरम का मतलब मार्केट वैल्यू से नहीं है, एक रीजनेबल वैल्यू होना चाहिए. ओके. एंड शिवनाथ सराफ वर्सेस CLT चांद कोल कंपनी 1968 का केस है. इसमें दिया गया था कि उसी में एक डिसीजन आया था कि एड वैलोरम इज़ नॉट सिनोनिमस टू द मार्केट वैल्यू, या रीजनेबल वैल्यू होना चाहिए. मार्केट वैल्यू हो दैट इज़ नॉट नेसेसरी. नाउ कम सूट फॉर डिक्लेरेशन. That previous decree to which plaintiff was a party is a nullity. The plaintiff is liable to pay ad valorem court fee under section 7 subclause 4C. ये विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेस नाथ भाई शर्मा के केस में 1972 का केस है. इसमें ऐसा फैक्ट फाइंड किया गया था. उसी तरह अब हम कोर्ट फी का, एड वैलोरम कोर्ट फी का कैलकुलेशन कैसे होगा. जस्ट एक छोटा सा ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है, जिसको अगर हम जान लेते हैं तो इट विल बी वेरी इजी टू फाइंड आउट. राइट फ्रॉम 1 रुपीज़ टू मैक्सिमम जितना आप सोच सकते हैं उतना रुपये का कैलकुलेशन के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हाउ वी विल कैलकुलेट the court fee. Okay, now come to
see how it will be calculated. Ad valorem court fee. कैलकुलेशन ऑफ एड वैलोरम कोर्ट फीस शेड्यूल 1 में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। उसमें मैंने स्लैब वाइज कर दिया है, बांट दिया उसको। तो फर्स्ट मैं देखता हूँ कि ₹5 से ₹1000 तक जब आप चार्ट देखेंगे तो पाएंगे कि ₹5 to ₹1000 ये पर ₹5 ₹1 कोर्ट फी लगता है। इस प्रकार अगर उदाहरणार्थ हम लोग ₹15 का वैल्यूएशन करेंगे, सपोज़ ₹15 किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू है, तो उसमें कोर्ट फी कैसे कैलकुलेट होगा? तो जैसे रेट हम देख रहे हैं ₹1 पर ₹5 तो ₹15 में ₹3 एंड लाइकवाइज ₹100 अगर लेते हैं तो ₹20। उसी तरह हम लोग ₹1000 का कैलकुलेशन करेंगे तो वो ₹200 होगा, बिकॉज इट इज़ एट द रेट ऑफ ₹1 पर ₹5। इस तरह और जो ₹1000 का वैल्यूएशन है कोर्ट फी का ₹200, उसको हम कंसीडर करेंगे अगले कैलकुलेशन के लिए भी। अब हम देखते हैं मोर देन ₹1000 टू ₹5000 के लिए। तो इससे पहले हम लोगों को ये माइंड में रखना होगा कि 1000 का वैल्यूएशन क्या हुआ था कोर्ट फीस का, वो ₹200 हुआ था। तो सपोज़ 5000 का करते हैं, आप किसी का भी करेंगे वही आएगा, लेकिन 1000 को हमेशा वी शुड बी टेक इन टू द माइंड, ओके। तो उसमें 5000 का जब करेंगे तो ये कंसीडर करना हो कि 1000 का ऑलरेडी हमने वैल्यूएशन कर चुका है कोर्ट फी का, वो 200 है। तो ₹1000 का जब हो गया तो रेस्ट अमाउंट वी हैव ₹4000। तो 4000 का कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास रेट है कि ₹16, जब मोर देन ₹1000 टू 5000 का वैल्यूएशन होगा तो उसमें क्या करेंगे, ₹16 पर ₹100 के बेसिस पर कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ 1000 प्लस 4000 के बेसिस पर करेंगे। 1000 का हो गया 200 प्लस 4000 का कैसे करेंगे? तो ₹16 के हिसाब से करेंगे पर ₹100। तो 4000 में हो जाएगा ₹40 हो जाएगा, ₹40 इंटू 16, तो ₹640 हो गए एंड प्लस 200, इट मीन्स ₹840। अब हमको नेक्स्ट में क्या, अब हम यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जब कैलकुलेट करेंगे ₹5000 का, जनरल कंसेप्ट क्या लोग लगाते हैं कि ₹5000 का 50, जैसे पर ₹100 16 है तो ₹50 हो जाएगा, पर ₹100 का 50 इंटू 16, इट मीन्स 800, विच इज़ रॉन्ग मेथड ऑफ कैलकुलेशन एंड वी शुड कीप इन माइंड कि ₹1000 आई हैव ऑलरेडी डन। अब हम लोग मोर देन ₹5000 टू ₹10,000 का कैलकुलेशन देखेंगे। इसमें क्या है रेट? ₹32 पर ₹250। ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर रेट चेंज कर गया, ₹32 पर ₹250। बट टेक इन टू द माइंड द कोर्ट फीस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फॉर ₹5000। यहाँ मोर देन ₹5000, ये हम लोगों को ध्यान देना है कि मोर देन ₹5000 या मोर देन ₹10,000 इस तरीके का होता है। तो मोर देन ₹5000 इट मीन्स कि 5000 का ऑलरेडी वी हैव डन कि ₹840 कोर्ट फी होगा। तो सपोज एग्जांपल लेते हैं ₹7500 का, हाउ विल इट बी कैलकुलेटेड? तो इसमें क्या है, 5000 का वी हैव डन, वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी, तो ₹840 वो तो हो ही जाएंगे, प्लस ढाई इधर ₹2500 हो गए। तो 2500 को हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ₹250, तो 250 कितने हैं इसमें वी हैव टू कैलकुलेट, तो 10 है, तो ₹10 इंटू ₹32, 320 होगी। नाउ ₹320 प्लस 840 क्या करेंगे,
1160 रुपीज़ 1160 विल बी द अमाउंट ऑफ कोर्ट फी। अब हम रुपीज़ 10,000 का देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, रुपीज़ 5,000 प्लस रुपीज़ 5,000। तो यहाँ 5,000 का जो किए हैं 840 वो होगा, बट रेस्ट 5,000 का कैलकुलेशन हम लोग करेंट रेट से, इस स्लैब में जो रेट है मोर देन रुपीज़ 5,000 टू रुपीज़ 10,000 का, उस रेट से कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स कि रुपीज़ 32 पर रुपीज़ 250। तो 5,000 में 20 250 है, तो रुपीज़ 20 इंटू रुपीज़ 32। तो 840 जो कैलकुलेटेड था ऑलरेडी रुपीज़ 5,000 का वैल्यूएशन का, और यहाँ रेस्ट 5,000 का हम लोग जो इससे किए हैं तो 640। इट मीन्स जब ऐड करेंगे तो 1,480 रुपीज़। अब इसको नेक्स्ट लैब के लिए कंसीडर करेंगे रुपीज़ 10,000 का, बिकॉज वहाँ भी होगा मोर देन रुपीज़ 10,000। तो मोर देन रुपीज़ 10,000 का कंसीडर जब करेंगे तो 1,480 को कंसीडर करेगा। इन द सेम वे जब मोर देन रुपीज़ 10,000 टू रुपीज़ 20,000 का स्लैब देखते हैं तो इसमें रेट है एट द रेट ऑफ रुपीज़ 48 पर रुपीज़ 500। इसको ध्यान देने की बात है कि 48 रुपीज़ पर रुपीज़ 500 कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें क्या करना है, जब मोर देन रुपीज़ 10,000 है तो हम लोग को 10,000 का वैल्यूएशन जो 1,480 था वो कंसीडर माइंड में रखना होगा। सपोज 13,000 का हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे, तो 10,000 का ऑलरेडी वी हैव डन 1,480 एंड 3,000 कितने 500 रुपीज़ इसमें है, तो 6 हैं, तो 6 इंटू 48 इट मीन्स 288। 1,480 प्लस 288 1,768 रुपीज़ वैल्यूएशन होगा। 13,000 अगर सूट वैल्यूएशन है तो उसका कोर्ट फी पे करना होगा 1,768 रुपीज़। इसी तरह 20,000 का भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। रुपीज़ 10,000 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 1,480 वैल्यूएशन है, उसका कैलकुलेशन है कोर्ट फी का, और रेस्ट जो 10,000 है वो इस रेट से होगा। इट मीन्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 48 पर रुपीज़ 500। तो इसमें हम लोग पाते हैं कि 10,000 का 1,480 प्लस रुपीज़ 20 इंटू 48 960। ओके, इस तरह हो गया। तो हम इसको 1,480 प्लस 960 तो हो जाएगा 2,440। अब मोर देन रुपीज़ 20,000 टू रुपीज़ 30,000, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन एट द रेट ऑफ रुपीज़ 64 पर रुपीज़ 1,000 होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये मोर देन रुपीज़ 20,000 है, इट मीन्स कि 20,000 का जो पीछे हमने कैलकुलेशन कर रखा है 2,440 उसको कंसीडर करेंगे। अब जैसे सपोज रुपीज़ 30,000 का कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें 20,000 प्लस रेस्ट 10,000, तो 20,000 का ऑलरेडी वी हैव डन 2,440 एंड रेस्ट जो 10,000 है तो पर 1,000 इट मीन्स 10 हो जाएगा। 10 इंटू 64 640 प्लस 2,440, तो 2,440 प्लस 640 इट इज़ 3,080। इस प्रकार रुपीज़ 30,000 का कैलकुलेशन हम 3,080 कोर्ट फी लगेगा। ओके, इसी तरह करेंगे। यहाँ मोर देन रुपीज़ 30,000 टू रुपीज़ 50,000 का रेट देखेंगे रुपीज़ 64 पर रुपीज़ 2,000। पीछे क्या था, रुपीज़ 64 पर रुपीज़ 1,000, लेकिन यहाँ पर रुपीज़ 64 पर रुपीज़ 2,000 है। तो 30,000 का कैलकुलेशन ऑलरेडी वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन कि 3,080। जब हम 50,000 का करते हैं तो क्या करते हैं, 30,000 प्लस रेस्ट 20,000, तो 30,000 का ऑलरेडी वी हैव डन 3,080 और रेस्ट 20,000 का इस रेट से करेंगे रुपीज़ 64 पर रुपीज़ 2,000। तो रुपीज़ 3,080 प्लस और 20,000 का कैसे हो जाएगा, 2,010 है तो 10 इंटू 64 640 वो 3,720 ये कैलकुलेट। अब मोर देन रुपीज़ 50,000 टू रुपीज़ 29,40,000 का हम लोग देखेंगे क्या रेट है। तो इसमें वेरी सिंपल है, जब वैल्यूएशन इतना रहेगा मोर देन रुपीज़ 50,000 टिल 29,40,000 तो उसमें रुपीज़ 80 पर रुपीज़ 5,000 के रेट से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कोर्ट फी का।
तो 50,000 का ऑलरेडी वी हैव डन 3,720. तो सपोज 1 लाख का रुपीज़ 1 लाख का करना है तो हम लोग कैसे करें, तो रुपीज़ 50,000 प्लस रेस्ट रुपीज़ 50,000 का कैलकुलेशन है. तो 50,000 का कैलकुलेशन वी हैव डन 3,720 और रेस्ट 50,000 का इस रेट से करेंगे. इस स्लैब में जो है ₹80 पर ₹5,000. तो उसमें कैसे करेंगे, 3,720 प्लस ₹10 इंटू 80 इट मीन्स 800. तो 3,720 को 800 से प्लस कर देंगे तो 4,520. इन द सेम वे 29,40,000 का करेंगे कैलकुलेशन. तो 50,000 को ले कंसिडर करेंगे ही. जब 29,40,000 का कैलकुलेशन करेंगे तो बिफोर दैट वी विल कंसीडर द वैल्यूएशन ऑफ ₹50,000 जो हम लोग कैलकुलेट किए थे 3,720 प्लस द रेस्ट अमाउंट बच गया 28,90,000. तो उसमें कितने 5,000 है, तो वी जब कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 578. तो उसको 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इट विल कम 46,240. तो 3,720 प्लस 46,240 तो टोटल हो जाएगा 49,960. इट मीन्स 29,40,000 का अगर कोई सूट वैल्यूएशन है तो उसका कोर्ट फी हो जाएगा 49,960. और जब मोर देन 29,40,000 का वैल्यूएशन हो तो इसके लिए कोई रूल नहीं है, बट कोर्ट फी विल बी मैक्सिमम ₹50,000. इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. 29,40,000 से ज़्यादा वैल्यूएशन होगा तो मैक्सिमम ₹50,000 हम लोग कोर्ट फी का कैलकुलेशन करेंगे. इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है कोर्ट फी किसी भी हाल में. प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के केस में अप टू ₹10,000 यहाँ रेट फिक्स है एट द रेट ऑफ 4%. तो मैक्सिमम फ़ी 400 हो जाएगा 10,000 के हिसाब से. एंड प्रोबेट में ही अगर देखते हैं मोर देन ₹10,000 टू ₹50,000 अगर है तो इसका कैलकुलेशन एट द रेट ऑफ 6% से होता है. तो यहाँ जब देखेंगे तो प्रीवियसली हम लोग जैसे कोर्ट फी का कैलकुलेशन करते थे एड वैलोरम का, इन द सेम वे इसमें भी करेंगे कि 10,000 का ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ₹400 और यहाँ 6% के हिसाब से 40,000 का हम लोग लेंगे. 40,000 का लेंगे तो 40,000 का 6 4 जा 24 यानी कि 2,400 रुपीज़ हो जाएगा इसका प्रोबेट के केस में. इन द सेम वे मोर देन ₹50,000 टू ₹1 लाख तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ₹50,000 का ऑलरेडी वी हैव डन, ऑलरेडी इट इज़ कैलकुलेटेड. तो रेस्ट 50,000 का एट द रेट ऑफ 8% यानी कि 8 5 40 तो 4,000 रुपीज़ हो जाएंगे इसके. एंड ₹1 लाख का हम लोग कैसे करेंगे, तो टोटल कैलकुलेट कर देंगे. लाइक वहाँ 10,000 तो टोटल करने के बाद आता है 6,800. 10,000 का 400 था, रेस्ट 40,000 2,450 का 4,000. इस तरीके से 1 लाख का हो गया 6,800. एंड मोर देन ₹1 लाख का हो जाएगा ₹6,800 प्लस रेस्ट अमाउंट का एट द रेट ऑफ 10%. बट प्रोबेट के केस में क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट है कोर्ट फी का ₹30,000. इससे ज़्यादा नहीं होगा. लेकिन कैलकुलेशन कैसे होगा, मोर देन ₹1 लाख पर 6,800 है 1 लाख का एंड रेस्ट अमाउंट का 10%. बट इट शुड नॉट एक्सीड मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹30,000. इसी तरह हम सर्टिफिकेट्स अंडर द सक्सेशन सर्टिफिकेट्स एक्ट 1889 में जब करेंगे इसका कैलकुलेशन तो इसमें अप टू ₹10,000 एट द रेट ऑफ 3% इट मीन्स मैक्सिमम फ़ी होगा ₹300.
more than ₹10,000 to ₹50,000 एट द रेट ऑफ 4% लगेगा। तो 10,000 का ऑलरेडी हो चुका है एंड रेस्ट 40,000 का 1,600 हो जाएगा एट द रेट ऑफ 4%। एंड मोर देन ₹50,000 टू 1,00,000 5% के रेट से होगा। तो 50,000 का ऑलरेडी हो गया है और रेस्ट 50,000 का 2,500 एट द रेट ऑफ 5%। नाउ 1,00,000 का जिस तरह मैंने प्रोबेट का किया, इन द सेम वे सर्टिफिकेट्स का भी होगा, सर्टिफिकेट केस का भी होगा, इसका भी होगा। सर्टिफिकेट्स अंडर सर्टिफिकेट्स ऑन सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्ट 1889 में भी मोर देन 1, जब 1,00,000 का होता है या ₹1,00,000 का, तो प्रोबेट की तरह इसमें भी सारा ऐड कर देंगे। ₹10,000 का 300 है, 40,000 का 1,600 है, 50,000 2,500 है। इस तरीके से 1,00,000 का अगर हम वैल्यूएशन करेंगे तो 4,400 रुपीज़ होगा। सारे को ऐड कर देंगे तो मोर देन 1,00,000 के केस में ₹4,400 प्लस एट द रेट ऑफ 6% ऑफ द रेस्ट अमाउंट। मोर देन 1,00,000 के केस में प्रोबेट में था 6,800 प्लस एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द रेस्ट अमाउंट, लेकिन यहाँ है 6%, वहाँ 10% था, यहाँ 6%, 4,400 प्लस 6% ऑफ द रेस्ट अमाउंट। यहाँ सर्टिफिकेट्स में एक चीज़ और ध्यान देना है कि मोर देन 1,00,000 में जहाँ प्रोबेट में मैक्सिमम लिमिट ₹30,000 था, वो यहाँ देयर इज़ नो रूल फॉर मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ सर्टिफिकेट्स अंडर द सक्सेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स एक्ट 1889। इसका कोई रूल नहीं है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे फ़ी का फॉर मोटर व्हीकल क्लेम MV रूल्स अंडर MV रूल्स 1992। इसमें हम देख रहे हैं अप टू ₹10,000 के लिए 750 रुपीज़ लगेगा। मोर देन ₹10,000 टू ₹20,000 के लिए ₹35 पर ₹1,000 और पार्ट। कैलकुलेशन सेम वे में होगा, जिस तरह हम लोग वो ट्रिक अपनाए थे, इन द सेम वे इट विल बी ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। हेंस मैं पूरा कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, वो कैलकुलेशन सेम वे में होगा। मोर देन ₹20,000 टू ₹30,000 ₹45 पर ₹1,000 और पार्ट। मोर देन ₹30,000 टू ₹50,000 में ₹60 पर ₹2,000 और पार्ट। मोर देन ₹50,000 टू ₹1,00,000 में क्या होता है, ये ₹80 पर ₹5,000 और पार्ट। एंड मैक्सिमम कोर्ट फी विल बी ₹15,000 इन केस ऑफ MV क्लेम। एंड वन मोर रूल इज देयर, एक और रूल है MV रूल में कि 50% ऑफ द फी विल बी लेवीड एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रेस्ट ऑन जजमेंट आफ्टर इट्स प्रोनाउंसमेंट। ओके, 50% लिया जाएगा जब एडमिशन होगा केस का तब, और रेस्ट अमाउंट ऑन जजमेंट। थैंक यू। वीडियोस में दिए गए कैलकुलेशन चार्ट के PDF फॉर्म को लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ईमेल ID स्मॉल में JSM_TOKALON@yahoo.co.in पर। थैंक यू।